25 जून की वो रात, जब भारत की सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई अपने घरों में था, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। इसी वक्त रेडियो बजता है और सुरक्षित महसूस करने वाले लोग डर के साए में जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। पुलिस ने हर तरफ ब्लॉकेड लगाया और कई पॉलिटिकल लीडर्स को रातों रात गिरफ्तार किया। अखबार के पन्ने खाली हो गए क्योंकि सेंसरशिप इतनी सख्त हो गई कि सच को दबाया जा रहा था। सरकारी दफ्तरों में भी डर का माहौल था। अफसरों को हर वक्त अलर्ट रहने को कहा गया था। गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो ना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही थी। समय बीतता गया। भारत ने 21 महीने एक डार्क एज को विटनेस किया। इसी दौरान एक सवाल लोगों के मन में दौड़ रहा था, क्या हमारा लोकतंत्र फिर से जीवित होगा? ये कहानी है 1975 के इमरजेंसी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण पोइपकर और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। 1975 की नेशनल इमरजेंसी देश की लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवाद का मुद्दा माना जाता है और इसीलिए इस फेज को डार्क एज ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी भी कहा गया है। इस मसले की शुरुआत होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी एक बड़े मार्जिन से सत्ता में आती है। इस जीत में सबसे बड़ा रोल रहता है कांग्रेस के गरीबी हटाओ स्लोगन। इंदिरा गांधी के अपोनेंट राजनारायण की 1,10,000 की ह्यूज मार्जिन से हार होती है। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ी जीत भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने की साजिश में जुट जाती है। अब होता यह है कि हार से निराश राजनारायण शांति भूषण की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करते हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यह सामने आता है कि चुनाव के दौरान केमिकल ट्रीटेड बैलेट पेपर्स का यूज किया गया था और इंदिरा गांधी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में यशपाल कपूर, जो एक गैजेटेड ऑफिसर है, उनकी हेल्प ली थी। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर्स, आर्मी या पुलिस का इलेक्शन कैंपेन में यूज करना मना है। लेकिन इंदिरा गांधी के केस में यशपाल कपूर इलेक्शन रैलीज को ऑर्गेनाइज करने से लेकर रिजल्ट्स तक उनका साथ देते हैं और एक इंसिडेंट देश को इमरजेंसी की तरफ ले जाता है। 1971 में ही भारत ईस्ट पाकिस्तान में वॉर में एंगेज हो जाता है और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। अब बॉर्डर के बाहर तो हमें जीत मिलती है, लेकिन ये वॉर भारत को एक वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में ले जाता है, जिसके चलते एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट्स कई हद तक बढ़ जाते हैं। 1974 में बिहार में मिसरूल और करप्शन के खिलाफ राज्य के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बिहार मूवमेंट चलाया जाता है, जो आगे जाके द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति में बदल जाती है। जयप्रकाश नारायण, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया, जिसमें कई सारे छात्रों को पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया। नारायण यहाँ पर रोके नहीं, बल्कि वो पूरे भारत में अपोजिशन को कांग्रेस के खिलाफ यूनाइट करने के लिए ट्रैवल करते हैं और ये मूवमेंट सत्याग्रह का रूप लेती है। अब ये सब जो इवेंट्स हमने समझे, इन इवेंट्स ने सिर्फ एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया। असली कहानी चालू होती है अब 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और उन्हें 6 साल तक किसी भी इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड करने से मना किया। अब जब सत्ता की लालसा बड़ी होती है, तब बाकी सारी चीजें छोटी लगती है। कोर्ट का निर्णय भी। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन के स्टे को लेकर अपील किया, जो उन्हें मिल भी गया और यही 20 दिन भारत के लोकतंत्र की हत्या का कारण भी बने। इस पीरियड में कई सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया था। इसका फायदा लेते हुए इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया और उसे पास भी किया। इस अमेंडमेंट के जरिए उनका इलेक्शन वैलिड किया गया और इसको 9th शेड्यूल में भी डाला गया। अब जब किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाला जाता है, तब देश का कोई भी न्यायालय इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। हालांकि आयर किलो केस में इस प्रोविजन को हटाया गया है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान का एक बेसिक फीचर माना जाता है। फाइनली 25 जून 1975 इंदिरा गांधी द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद को मिलती है और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सिविल वॉर का कारण देते हुए नेशनल इमरजेंसी को लागू करवाती है। रेस्ट इज द हिस्ट्री, अ डार्क हिस्ट्री। मणिपुर हिंसा के बाद देश में अपोजिशन द्वारा संविधान बचाओ मुहिम चालू हुई। इस साल के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा एजेंडा भी रहा था भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये सब इसी संविधान बचाओ मुहिम के इंटीग्रल पार्ट थे।
कैंपेन को ब्लो बैक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह की ये ट्वीट एक बार पढ़ते हैं। On June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi, in a brazen display of dictatorial mindset, tangled the soul of our democracy by imposing emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind the bars for no fault of their own, and the voice of media was silenced. Government of India has decided to observe 25th of June every year as a Samvidhan Hatya Divas. The day will commemorate the massive contribution of all those who endured the inhuman pains of 1975 emergency. लेकिन इसे एक सवाल जरूर उठता है कि लगभग 5 डिकेड्स के बाद ये मसला क्यों फिर एक बार एक नए अंदाज में सामने आ रहा है। इसका जवाब सीधा साधा है कि अपोजिशन के संविधान बचाओ को, इनफैक्ट पूरे अपोजिशन को ही बैक फुट पर लाने का सत्ता का ये प्रयास है। आज तक 1975 की इमरजेंसी देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितनी बुरी थी, यही हमने पढ़ा और समझा। लेकिन कुछ सवाल आज भी अननोटिस्ड है, जैसे कि अगर इंदिरा गांधी हिटलर थी तो क्यों देश की जनता ने 1980 लोकसभा इलेक्शन में उनके हाथ में फिर एक बार बड़े मार्जिन के साथ सत्ता दी? क्यों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? क्यों सेक्युलर और सोशल शब्द जो इसी समय संविधान में शामिल किए गए थे आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? अब संविधान बचाओ को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी को फोकस किया होगा, लेकिन क्या ये देश के आम लोगों के आज के संघर्ष को सुलझाता है? क्या इससे करप्शन, पेपर लीक, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज कम होते हैं? आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।